हे एवरीवन, एपिसोड की स्टार्टिंग में मॉन्स्टर रीजन का सीन दिखाया जाता है जहां इटर्नल फ्लेम की तलाश में जाते वक्त लिन की एनर्जी खत्म होते जा रही थी। इसलिए ये फेंग वाइल्ड स्पिरिट और लिन को वहीं रुककर रेस्ट करने को कहता है और खुद इटर्नल फ्लेम की तलाश में आगे चला जाता है। सीन कुछ टाइम बाद आता है जहाँ कुछ लोग ये फेंग को मारने आए थे वो लिन और वाइल्ड स्पिरिट से टकरा जाते हैं और उन दोनों से ये फेंग की लोकेशन पूछते हैं, पर लिन ये कहते हुए मना कर देती है कि ये फेंग से पहले उन्हें उनका सामना करना होगा। सीन ये फेंग पर आता है जो इटर्नल फ्लेम के पास आ गया था और कहता है ये फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल है, अगर उसके पास क्रिम्सन फेदर रूप नहीं होता तो वो यहाँ कभी भी नहीं पहुंच पाता। ये फेंग इस फ्लेम से दूसरी तरफ जाने के लिए डिवाइन पल से रास्ता बनाता है और फ्लेम की दूसरी साइड आ जाता है जहाँ उसे एक जाइंट वोल्केनो दिखता है। ये फेंग क्रिम्सन फेदर रूप को एक्टिवेट कर उसमें छलांग लगा देता है। अब ये फेंग वोल्केनो के अंदर एबेसिस ऑफ फायर में आ गया था जहाँ एक जगह पर ये फेंग को इटर्नल फ्लेम का कोर दिखता है, जिसके पास जाने के लिए ये फेंग डिवाइन पल से एयर फॉर्मेशन बनाकर जंप के साथ कोर के पास तक आ जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर इटर्नल फ्लेम उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अटैक को ये फेंग लाइट ब्लड लाइन की पावर से रोकता है। पर इसमें उसकी क्रिम्सन फायर रूप कमजोर पड़ने लगी थी और ये फेंग इन सभी अटैक्स को डिफेंड करके इटर्नल फ्लेम को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसमें ये फेंग को काफी प्रॉब्लम हो रही थी और एक फायर ड्रैगन ये फेंग के चारों ओर बन जाता है जो इस इटर्नल फ्लेम की स्पिरिचुअल बॉडी थी। ये फेंग फिनिक्स ब्लड लाइन का यूज करता है और फ्लेम से बनी फिनिक्स बाहर आती है जो उस ड्रैगन को वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण ये फेंग इटर्नल फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक खतरनाक ऑरा को रिलीज करता है। सीन लिन और वाइल्ड स्पिरिट पर आता है जहाँ अब और भी लोग ये फेंग की तलाश में आ गए थे। इधर वाइल्ड स्पिरिट उनमें से एक बंदे पर अटैक करता है पर वो वाइल्ड स्पिरिट के अटैक को डॉज कर उसे इंजर्ड कर देता है, जो देख लिन उन पर अटैक करना स्टार्ट करती है और उन्हें कड़ी टक्कर देने लगती है, जो देख सभी लोग अब एक साथ फाइट करने का डिसाइड करते हैं। इधर सीन कट होकर 9 हेवंस के मेन हॉल में डाइसा पर आता है जिसे उसका एक गार्ड बताता है ये फेंग कई बार लेजेंडरी निलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसलिए ये फेंग और ज्यादा पावरफुल ना बने इससे पहले ही उन्हें उसे मारना होगा। डाइसा कहता है अगर ऐसी बात है तो वो इस काम को खुद करेगा और अपने गार्ड से मॉन्स्टर रीजन की तरफ चलने के लिए कहता है। सीन मॉन्स्टर रीजन में आता है जहाँ ये फेंग को मारने आए सभी लोग लिन और वाइल्ड स्पिरिट पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक की वजह से ये दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे क्योंकि ये सभी लोग वॉडगोल्ड निलम के कल्टीवेटर थे, इसलिए इनसे बचने के लिए वाइल्ड स्पिरिट डिसाइड करता है कि वो इन सभी के साथ फाइट करेगा और लिन मदद लेने के लिए यहाँ से वापस जाएगी। इसी के साथ वाइल्ड स्पिरिट शैडो स्पिरिट टेक्निक का यूज करता है जिससे वहाँ कई सारे स्पिरिचुअल हैंड्स निकलकर एक एक करके सभी पर अटैक करने लगते हैं। वाइल्ड स्पिरिट इनके बॉस पर अटैक करता है पर वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से इसके अटैक्स को डॉज करके बच जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की एनर्जी को यूज करने के कारण वाइल्ड स्पिरिट पर इटर्नल फ्लेम की इंजरी बैकफायर कर देती है। ये देखकर वो सभी लोग ग्रुप विंड स्वॉर्ड टेक्निक से इन पर अटैक करते हैं, जिन्हें वाइल्ड स्पिरिट रोकने लगता है और अपनी सोल पावर को बर्न करते हुए उनके सभी अटैक्स को डिफेंड कर लेता है, पर इसकी वजह से वाइल्ड स्पिरिट की बॉडी इटर्नल फ्लेम से जलने लगती है। लिन को लगने लगता है अब वाइल्ड स्पिरिट वहाँ मारा जाएगा, पर सही टाइम पर ये फेंग वहाँ आ जाता है जिसने वाइल्ड स्पिरिट की इटर्नल फ्लेम को सप्रेस कर दिया था और उन लोगों पर अटैक करने जाता है। इधर ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं कि ये फेंग ने इटर्नल फ्लेम को भी रिफाइन कर लिया है। ये फेंग बाइसियांग सेक्ट की सेक्रेट स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसमें इटर्नल फ्लेम को ऐड करके उनके हेड को एक अटैक में ही खत्म कर देता है, जो देख बाकी लोग भागने लगते हैं। ये फेंग भी स्काई फ्लेम स्लैश अटैक से अटैक कर उन सभी को वहीं मार देता है। साथ ही इटर्नल फ्लेम का यूज कर लिन और वाइल्ड स्पिरिट को भी हील कर देता है, जिससे लिन ने वॉरगॉड के 3rd लेवल में अपग्रेड कर लिया था और लिन की बॉडी में मौजूद इटर्नल फ्लेम उसकी स्पिरिचुअल पावर में बदलकर उसकी मेरिडियंस को हील कर देती है। ये फेंग लिन से कहता है अब वो अपग्रेड कर चुकी है तो वो चाहता है लिन साओ मेंशन में जाए ताकि वो साओ मेंशन को कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर सके। ये फेंग और वाइल्ड स्पिरिट मॉन्स्टर रीजन में और भी डीप जाने लगते हैं। इधर सियानवो नाम की एक लड़की ये फेंग को छुपकर देख रही थी, जो कहती है उसने इटर्नल फ्लेम को भी रिफाइन कर लिया है। ये सच में साउदर्न स्वान फैमिली के लिए काफी अच्छा मेंबर रहेगा। सीन लिंक्सी के रूम के बाहर आता है जो अपने घर से भाग रही थी ताकि वो ये फेंग से एक बार मिल सके। इधर सीन ये फेंग और वाइल्ड स्पिरिट पर आता है जो फिशेस को ग्रीन करके खा रहे थे। इधर सियानवो जो साउदर्न स्वान फैमिली की टॉप टैलेंट है वो इन पर नजर रख रही थी। ये फेंग को इसके बारे में पता था, इसलिए वो सियानवो को सामने आने के लिए कहता है। सियानवो उसके सामने आकर कहती है ये फेंग लगातार 3 घंटों से बस खाते जा रहा है, क्या वो किसी के साथ फाइट करेगा भी? ये फेंग कहता है तो क्या वो 3 दिनों से बस उसका पीछा इसी के लिए कर रही है? सियानवो कहती है ये फेंग लेजेंडरी बाइडन लेवल का कल्टीवेटर है जो इस लेवल के साथ भी वॉरगॉड निलम के कल्टीवेटर को बड़ी आसानी से डिफीट कर सकता है। साथ ही उसके पास ऐसे ट्रेजर और फॉर्मेशन है जो आज तक किसी ने भी नहीं देखे हैं, इसलिए वो ये फेंग के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। और ये फेंग कहता है उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है और वहाँ से जाने लगता है, पर वो ये फेंग का रास्ता रोककर कहती है वो ये फेंग का पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो उसके सामने किसी से फाइट करके उसे डिफीट ना कर दे। ये फेंग ज्यादा न सोचकर वहाँ से भागने लगता है। सियानवो भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है, पर असल में ये फेंग की चाल थी और उसने सियानवो को मेज फॉर्मेशन में कैद कर दिया था जहाँ वो सिर्फ इल्यूजन में फंसकर ये फेंग का पीछा कर रही थी। ये फेंग और वाइल्ड स्पिरिट वहाँ से चले जाते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद जब फॉर्मेशन हटता है तो सियानवो को पता चलता है ये सब तो इल्यूजन था। सीन कट होकर सियानवो पर आता है जो फिर से ये फेंग के सामने आ गई थी और उससे कहती है उसकी ट्रैकिंग टेक्निक सबसे बेस्ट है, इसलिए ये फेंग बचकर नहीं भाग सकता। ये फेंग सियानवो को नीचे उतरने में हेल्प करता है, जहाँ वो ये फेंग को छूते ही एक फॉर्मेशन
फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और गड्ढे में गिर जाती है। येफिंग भी उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। सियानवू कहती है वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। सीन कुछ घंटों बाद आता है जहाँ सियानवू फिर से येफिंग के फॉर्मेशन को तोड़कर उसके सामने आ जाती है। सियानवू कहती है वो और फॉर्मेशन में फंसकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए वो सीधे मुद्दे में आती है कि वो चाहती है येफिंग उसकी स्वान फैमिली को ज्वाइन कर ले। येफिंग थोड़ा पीछे हटता है। इससे पहले सियानवू कुछ समझ पाती, येफिंग और उन सभी पर फायरबॉल से अटैक स्टार्ट हो जाता है, जिससे बचकर सियानवू कहती है फाइनली वो येफिंग की फाइट को देख पाएगी। इधर कुछ लोग येफिंग को पकड़ने के लिए आए थे, जो देख सियानवू फाइट को एंजॉय करने के लिए पहले ही साइड हो जाती है। इधर एक बंदा अपने हैमर से येफिंग पर अटैक करता है, पर येफिंग उसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा था। अब ये देख वो बंदा अपने हैमर के साइज को बढ़ाकर येफिंग पर अटैक करने लगता है, जो देख येफिंग अपना ऑरा रिलीज करता है और वो बंदा इस ऑरा के प्रेशर से ही मारा जाता है। येफिंग सियानवू से कहता है अब तो वो खुश है, आखिर उसने येफिंग को फाइट करते देख लिया। सियानवू नीचे उतरकर कहती है ये तो गलत है। येफिंग के ऑरा से चारों ओर सैंड उड़ने लगी थी और वो येफिंग की मूव को नहीं देख पाई। इधर येफिंग को सियानवू से इस तरह बात करता देख वो बंदा कहता है वो ना भूले वो अभी तक जिंदा है, और अब वो दोनों अपने क्लाउड ब्लेड और मिस्ट ब्लेड के साथ येफिंग पर एक टोर्नेडो अटैक करते हैं, जो देख येफिंग 3 एट्रीब्यूट मंत्रा का यूज कर उन्हें आइस में जमा देता है और फायर पावर से उन्हें एक ब्लास्ट के साथ वहीं मार देता है। सियानवू येफिंग के 3 एट्रीब्यूट मंत्रा को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और कहती है तुम सच में एक जीनियस हो, जिसने ना सिर्फ लेजेंडरी लेवल में ब्रेक थ्रू किया बल्कि कई सारे सिटीज के टॉप टैलेंट को भी फाइट में डिफीट किया है, और वो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स की पावर को एक साथ यूज कर सकता है। साथ ही उसने इटर्नल फ्लेम को भी रिफाइन कर लिया है, इसलिए वो येफिंग के सामने झुककर उसे अपना स्टूडेंट बनाने को कहती है, पर येफिंग थोड़ा शॉक होता है और बिना आंसर दिए वहाँ से जाने लगता है। सियानवू अभी भी उसके पीछे जा रही थी। सीन तियानजी पर आता है, जिसे गार्ड बताता है 3 मंथ्स हो गए पर अभी तक कोई भी येफिंग को पकड़ कर नहीं ला पाया। तियानजी को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर एक पपेट उसी समय तियानजी को पकड़ लेता है। इसी समय वहाँ बाइचैंग सेक्ट के सुप्रीम एल्डर युतियान आते हैं, जो उस पपेट को येफिंग को मारने का ऑर्डर देते हैं, और वो पपेट भी बिना मतलब तियानजी को मारकर वहाँ से येफिंग को मारने चला जाता है। दूसरी तरफ सीन लिंक्सी पर आता है, जो मॉन्स्टर रीजन में जा रही थी, पर उसी समय उसके सामने वही पपेट आ जाता है जो लिंक्सी को पकड़ कर ले जाता है। पर इससे पहले लिंक्सी ने एक लोकेशन के साथ हेल्प का मैसेज येफिंग के लिए भेज दिया था, जिसे येफिंग देख लेता है और समझ जाता है लिंक्सी खतरे में है। सीन लिंक्सी पर आता है, जिसे उस पपेट ने पकड़कर एक पेड़ से उल्टा लटका दिया था, जो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रही थी। येफिंग और उसके साथी वहाँ आ गए थे। येफिंग कहता है आखिर यहाँ सिर्फ एक आदमी ही क्यों है, जरूर यहाँ कोई खतरा है। इसलिए वो सियानवू और वाइल्ड स्पिरिट को वहीं रुककर लिंक्सी पर नजर रखने का कहकर खुद किसी चीज के पीछे फॉरेस्ट में जाने लगता है, जिसका एक पर्सन पीछा कर रहा था। येफिंग को इसका पता चल गया था, इसलिए वो एक जगह पर रुककर उस पर्सन से कहता है क्या वो सामने आने से डरता है, जो वो सिर्फ उसका पीछा कर रहा है। वो पर्सन छिपकर ही कहता है सच में येफिंग एक गुड कल्टीवेटर है, इसलिए वो येफिंग के साथ एक गेम खेलना चाहता है जिसमें येफिंग को उसे खुद ही ढूंढना होगा। इसी के साथ येफिंग पर एक स्पिरिचुअल पपेट अटैक करता है, जिसे येफिंग डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ ही एक और पपेट येफिंग पर अटैक करने लगता है, जिसे भी येफिंग ने स्वॉर्ड की मदद से मार दिया था। हम देखते हैं येफिंग पर इन अटैक्स को बाइचैंग सेक्ट का टॉप स्टूडेंट सीक्विंग कर रहा था, और अब वो उन पपेट से कई सारे अटैक्स येफिंग पर करवाता है, जिन्हें येफिंग अपनी स्वॉर्ड और स्वॉर्ड इंटेंट की मदद से एक झटके में ही खत्म कर देता है। येफिंग आगे बढ़ने लगता है, पर एक पपेट उसका पैर पकड़ लेता है। येफिंग अपनी स्वॉर्ड से उस पपेट पर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पॉइजन फॉग फैलने लग गया था। सीक्विंग भी मौका पाकर पपेट को कंट्रोल कर फिर से येफिंग पर अटैक करता है, जो देख येफिंग स्वान शैडो टेक्निक से एक ब्लास्ट करता है। सीक्विंग को लगता है येफिंग मारा गया और वो येफिंग की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ वो देखता है वहाँ तो येफिंग नहीं है, बस उसके पपेट्स वहाँ पड़े हैं। पर तभी येफिंग अपनी स्वॉर्ड को सीक्विंग की बॉडी में घुसा देता है और कहता है उसका तमाशा खत्म हुआ। पर सीक्विंग के फेस का मास्क हटता है, जिसके अंदर एक पूरा मैकेनिज्म फिक्स था, जिसके साथ कई सारे निडल येफिंग पर हिट करते हैं। येफिंग इससे पीछे आ गया था और वो पपेट्स भी येफिंग को पकड़ लेते हैं। सीक्विंग एक दूसरे पपेट में अपनी सोल को ट्रांसफर करके खड़ा होता है, जो देख येफिंग कहता है तो तुम पहले ही मर चुके हो, बस तुमने अपनी डिवाइन सोल को इस पपेट में सील कर लिया है। सीक्विंग कहता है ये उसने नहीं किया, जब से वो मरा था तभी से उसकी ये हालत है, जिसकी वजह से वो ना जिंदा है ना ही मरा है, बस इसी हालत में फंस गया है, इसलिए वो सभी लिविंग पीपल से सबसे ज्यादा नफरत करता है। और येफिंग के पास आकर कहता है वो चिंता ना करे, वो येफिंग की बॉडी से अपना मोस्ट ब्यूटीफुल पपेट बनाएगा। येफिंग कहता है सीक्विंग मरकर भी सपने देख लेता है और इटर्नल फ्लेम की मदद से सभी पपेट को जलाकर वहीं खत्म कर देता है। साथ ही वो वहाँ मौजूद उस लास्ट पपेट को भी गले से पकड़कर इटर्नल फ्लेम की मदद से खत्म कर देता है, जिसकी बॉडी से एक ग्रीन सोल लॉकिंग पल निकलती है, जो वहाँ से भागने लगी थी, जिसके पीछे येफिंग चला जाता है। इधर सियानवू ने लिंक्सी के पास वाले पपेट को खत्म करके लिंक्सी को फ्री करवा दिया था। सियानवू वाइल्ड स्पिरिट से पूछती है ये लड़की कौन है। वाइल्ड स्पिरिट बताता है ये मास्टर की एक ओल्ड फ्रेंड है। लिंक्सी भी सियानवू के बारे में पूछती है,
तो वाइल्ड स्पिरिट बताता है पता नहीं ये कौन है, वो इसे नहीं जानता, उन्होंने इसे रोड साइड से उठाया है। अब लिंक्सी और सियानवू येफेंग के लिए बहस करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ सोल लॉकिंग पल आता है जो उसी पपेट में चले जाता है जिसे सियानवू ने अभी थोड़ी देर पहले मारा था। वो पपेट उठने के साथ उन पर अटैक करने वाला था, जिसे येफेंग वहाँ आने के साथ ही इटर्नल फ्लेम से जलाकर खत्म कर देता है और उस सोल लॉकिंग पल को अपने पास रख लेता है। इधर लिंक्सी ने येफेंग को देखते ही उसे गले से लगा लिया था। येफेंग कहता है लिंक्सी को इस तरह नहीं आना चाहिए था, अगर उसे कुछ हो जाता तो वो एल्डर साओकू के आंसर देता, पर लिंक्सी येफेंग को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। येफेंग वाइल्ड स्पीड और सियानवू से लिंक्सी को वापस पहुंचाने के लिए कहता है और वो दोनों भी लिंक्सी को वापस ले जाते हैं। लिंक्सी कह रही थी नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेंगे तब तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी कि वो येफेंग को प्रोटेक्ट कर सके। येफेंग भी लिंक्सी को खुश करने के लिए उस सोल लॉकिंग पल को स्काई में फेंक कर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वाइसियांग सेक्टर वालों को भी पता चल गया था कि सीक्विंग मारा गया है। सीन माउंटेन्स में आता है जहाँ एक केव के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जो लगभग 10,000 साल बाद एक बार फिर मॉर्टल वर्ल्ड में रिकार्नेट हुई थी। इसका नाम होंगलियान है जो होली फायर सेक्ट की मेंबर थी। इधर हम येफेंग को देखते हैं जिसे होंगलियान का ड्रीम आता है। येफेंग होंगलियान से कहती है फाइनली वो आ गया। इसी समय येफेंग के सामने का स्पेस टूटता है और वो एक ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। जो ड्रैगन येफेंग से कह रहा था वो जल्दी आए और उसे ढूंढे। इसके साथ येफेंग का सपना टूट जाता है और उसकी आंखें खुलती है। अब येफेंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये वही स्ट्रेंज पावर है जिसे वो हमेशा अपने अंदर फील करता है। येफेंग कहता है वो इस पावर के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जान पाया है, तो कहीं ये पावर सुप्रीम स्क्रिप्चर से रिलेटेड तो नहीं है, जो क्या पता ड्रैगन एम्परर से रिलेट करता हो। येफेंग मॉन्स्टर रीजन के डीप में एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ कुछ मॉन्यूमेंट बने हुए थे। येफेंग के आगे बढ़ने के साथ वहाँ स्टोन से बना हुआ एक ड्रैगन जिंदा हो जाता है जो येफेंग पर अटैक करने के साथ कहता है फाइनली इतना वेट करने के बाद एक बंदा वहाँ आ ही गया जिसे खाकर वो अपनी भूख को मिटाएगा। येफेंग पहले तो उस ड्रैगन के अटैक से बच रहा था, पर अब वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार था और एक जंप के साथ स्वॉर्ड दाओकी से उस ड्रैगन को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी समय वहाँ डाइसा येफेंग के सामने आ गया था जो येफेंग से कहता है उसमें कुछ तो स्पेशल है, इसलिए वो आज येफेंग को तड़पा तड़पा कर मारेगा ताकि वो सभी 9 हेवंस वालों की पावर को देख सकें। येफेंग ये जानने के साथ ही कि डाइसा 9 हेवंस का जनरल है, वो सीधा उस पर अटैक करता है, पर डाइसा एक फॉर्मेशन बनाकर येफेंग को रोक लेता है। येफेंग फॉर्मेशन देखकर हैरान हो जाता है और डाइसा से पूछता है उसे इन फॉर्मेशन की नॉलेज कहाँ से है। डाइसा कहता है येफेंग अकेला नहीं है जो इन फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसे इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और बताता है उसने आज तक कितने ही लेजेंडरी निलम के कल्टीवेटर्स को मारा है और आज येफेंग का नंबर है। येफेंग कहता है तो क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहते हो कि तुम आज यहाँ मेरे हाथों मारे जाओगे। जिसके साथ येफेंग उस फॉर्मेशन पर लाइट ऑफ द ब्लड लाइन पंच से अटैक करता है, पर उसका कोई भी असर नहीं होता और वो फॉर्मेशन येफेंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। येफेंग इंटरनल फ्लेम को भी यूज करता है, पर इसका भी कोई असर नहीं होता। येफेंग देखता है ये फॉर्मेशन उसकी ब्लड लाइन पावर के साथ सुप्रीम स्क्रिप्चर की पावर को भी धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रही है। इधर डाइसा इस फॉर्मेशन के बाहर से स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर येफेंग पर अटैक करता है। येफेंग इससे बचते हुए कहता है उसके सभी अटैक्स को ये फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, पर इस तरह से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ तो करना ही होगा। अब येफेंग मीन थ्रस्ट टेक्निक को स्वॉर्ड स्लैश के साथ मर्ज करके डाइसा की तरफ कई सारे अटैक्स करता है, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन खत्म हो जाती है और डाइसा भी नीचे आ जाता है। येफेंग कहता है वो क्लाउड इल्यूजनरी कॉन्टिनेंट का जीनियस एल्केमिस्ट येफेंग है जो इस वर्ल्ड में रिकार्नेट हुआ है, और एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है वो इन फॉर्मेशन को क्रिएट करने वाला है, तो आखिर डाइसा इन फॉर्मेशन का इस्तेमाल उसके खिलाफ ही कैसे कर सकता है। येफेंग इस फॉर्मेशन की मदद से डाइसा के फॉर्मेशन को कंट्रोल कर खत्म कर देता है। जो देख डाइसा येफेंग पर अटैक करने जाता है, जिससे येफेंग पीछे आ जाता है। डाइसा येफेंग पर अर्थ स्टोन एवलांच से अटैक करता है। इधर येफेंग तेजी से भागकर इनसे बचता है और ब्लैक दाओकी की पावर का यूज करके स्वॉर्ड से डाइसा पर अटैक करता है, जिससे डाइसा एक पेड़ से टकराता है और येफेंग के अटैक से वहीं मारा जाता है, पर वो ब्लैक दाओकी येफेंग पर भी बैकफायर कर देती है। इधर येफेंग उसी मॉन्यूमेंट के पास वापस आ जाता है जहाँ उस मॉन्यूमेंट पर येफेंग का ब्लड गिर गया था। येफेंग ब्लैक दाओकी के इस बैकफायर के कारण इंजर्ड होकर बेहोश हो गया था, जिसके साथ येफेंग के ब्लड से वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। सीन मॉन्स्टर रीजन के अंडरग्राउंड रूम में आता है जहाँ होंगलियान होश में आ गई थी और टेलीपोर्ट होकर येफेंग के सामने आ जाती है, जिसके साथ वो येफेंग को देखती है जिसके फोरहेड पर भी वही स्पेशल मार्क बना था जो होंगलियान के फोरहेड पर बना था, जिसके कारण वो येफेंग को अपना मास्टर समझने लगती है और एक फॉर्मेशन की मदद से उसे हील करना स्टार्ट कर देती है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।